हेलो बेटा, वेलकम है आपका। बहुत 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 स्वागत है बेटा। एक बार आज हम फिर से एक बिजनेस की क्लास लेकर आए हैं बेटा आपके लिए। हमने बेटा 2-3 क्लास पहले, 12th क्लास की बात हो रही है, हमने बेटा 2-3 क्लास पहले ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, 2 क्लास पहले। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा 3 यूनिट है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन से बेटा प्लानिंग करवाया था। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन मिलके बेटा दोनों ना आपके एग्जाम में 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मान के चलो, प्लानिंग से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का और ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। बेटा आपका पूरा मैनेजमेंट ना 50 से 60 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। पूरा का पूरा मैनेजमेंट 50 से 60 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाद बेटा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग रह जाएगा। बाकी इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद हमने प्लानिंग स्टार्ट किया था। प्लानिंग खत्म हो चुका है। और बेटा इस क्लास में और फिर या तो फिर नेक्स्ट क्लास में ट्राई कि मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म करवा दूं, फिर स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है बेटा, ये पूरा करके बेटा आपका सिलेबस अकाउंट पेपर के लिए बेटा 50 to 60 मार्क कवर करते हैं। बेटा पेपर में केस स्टडी आती है, बट आपको समझ के लिखना बेटा यही कंटेंट होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, आप इसको नहीं समझोगे, तो बेटा आपको केस स्टडी करने में भी दिक्कत होगी। इसका आपको बेसिक समझ आएगा ना कि बेटा एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, तो आपको केस स्टडी भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एटलीस्ट एक बार पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठ के आए एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है बेटा। मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग है। बोरिंग पार्ट बेटा थोड़ा बाद में आएगा, पर मैनेजमेंट में तो बेटा बोरिंग कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दिमाग लगा के पढ़ोगे बेटा। आपको अभी ये सिखाया जा रहा है, पर ये पढ़ाया सिर्फ इसलिए जा रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि जब कल को आप जब जॉब करने जाओगे बेटा फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, तो आपको पता होगा कि डिविजन्स क्या हैं, यहाँ पे प्लानिंग कैसे होती है, फिर स्टाफिंग के रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन किसको रिपोर्टिंग करता है। बेटा आपको प्रैक्टिकलिटी समझाई जा रही है। 10वीं क्लास तक आप जो पढ़ते हो ना बेटा, वो आपको सिर्फ एक तरह से एक छोटी मोटी नॉलेज दी जाती है। 11th क्लास से बेटा आपकी एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होती है, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से वो आपको पता चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। तो बेटा मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पूरी प्रैक्टिकल लाइफ का, कि आप अपने ऑफिस में जब आप जाके जब ज्वाइन करोगे, जब आप जॉब करोगे या जो भी जैसे बिजनेस चलाओगे फ्यूचर में जाके, तो आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि बिजनेस में काम कैसे चलता है। तो बेटा उसी के बिजनेस जो मैनेज करते हैं, उस मैनेजमेंट को चलाने के सारे पार्ट्स हैं। प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस में। अभी तक बेटा हमने प्लानिंग कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन का भी बेटा हमने एक यूनिट खत्म कर दिया। अभी ऑर्गेनाइजेशन के बेटा दूसरे यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 3 यूनिट है बेटा, तीसरी इसके बाद आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 to 8 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। प्लानिंग से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। ठीक है बेटा, ओके सर। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब बेटा स्टार्ट करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये बातें ना आपने जो मैं अभी बताऊंगा इस क्लास में बेटा मैं जितनी बातें बताऊंगा ना, आपने कहीं ना मैंने बेटा पिछले क्लास में ऑलरेडी बताई हुई हैं। ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं आपको बताई हुई हैं। अगर आपके पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है, तो बेटा इस क्लास में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। मैं वही बातें फिर से आपको बताने वाला हूँ। नया मैं इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जो बातें मैंने पहले आपको बताई हुई है, मैं वो फिर से वही बातें बताऊंगा, घुमा फिरा के, पॉइंट्स में उनको बांट के। पर बेटा नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया ऑर्गेनाइजेशन का, तो बेटा उसमें मैंने आगे तक की चीज़ें कवर करके चली हैं। आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करें कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। अगर बेटा प्रैक्टिकल लाइफ आपको समझ आती है, तो बेटा फिर इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। बेटा अगले यूनिट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेटा क्या मतलब है इसका, अगर हम क्लियर डेफिनेशन पे जाएंगे, तो बेटा डेफिनेशन रीड कर लेते हैं एक बारी। इट रेफर्स टू द डिवीजन हो गया बेटा। डिविजन्स बहुत सारी होती हैं बेटा। डिविजन्स मतलब हमने पढ़ी है ना बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारी डिवीजन है। प्रोडक्शन डिवीजन है, अकाउंट्स डिवीजन है, सेल्स डिवीजन है, मार्केटिंग डिवीजन है, एचआर डिवीजन है, प्रोक्योरमेंट डिवीजन है, वेयर हाउसिंग डिवीजन है। कितनी सारी डिविजन्स होती हैं बेटा एक उसके अंदर। डिविजन्स मतलब बेटा डिपार्टमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। डिविजन्स ऑफ द होल एंटरप्राइज, डिवीजन ऑफ द पूरी एंटरप्राइज, पूरी कंपनी में, पूरे फैक्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में कितने डिवीजन है, अकॉर्डिंग उसके हिसाब से टू द मेजर एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय इट। उन्होंने कौन कौन सी मेजर एक्टिविटी परफॉर्म करते। बेटा मेजर एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन डिवीजन है, उसकी मेजर एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन करना।
प्रोडक्शन डिवीजन की मेजर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन करना। बेटा अगर मैं इसको सिर्फ अगर हिंदी में समझा दूं ना तो बेटा मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं बेटा इंग्लिश की हिंदी नहीं करवाने के लिए खड़ा हुआ यहाँ पे, मैं बेटा इसका आपको मतलब समझाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको मतलब क्लियर होगा तो बेटा हिंदी की इंग्लिश मुझे पता है, आप 12th क्लास के बच्चे हो, आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो और इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट करके बेटा बहुत आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अगर आपके माइंड में कंटेंट होगा ना, अगर आपके माइंड में कंटेंट होगा, आपको पता होगा कि मुझे क्या लिखना है, तो बेटा आपको नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बुक पढ़ो, आपके नोट्स आपके माइंड में रेडी हैं। समझ आ रहा है? तो बेटा मैं हिंदी की इंग्लिश नहीं करवा रहा, मैं आपको ना इसका मतलब समझा रहा हूं। बेटा इट रेफर्स टू द डिवीजन। डिवीजन बहुत सारे हैं, अकाउंट्स है, आपका जो मेन होगा बेटा, आप जब कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो आपका मेन डिवीजन बेटा अकाउंट होगा, अकाउंट्स में होगा या फिर फाइनेंस में होगा। अगर कोई ज्यादा करोगे तो आप सेल्स को डिवीजन में भी देख सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स का काम हर जगह पड़ता है। बट आप प्रोडक्शन में कभी नहीं जाओगे, एचआर में कभी नहीं जाओगे। एचआर क्या होता है बेटा? एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, जो लोगों की भर्तियां करता है, जो लोगों के जॉब पे रखता है। एचआर होता है लोगों का ख्याल रखता है कि कौन कैसे, या किसी की लड़ाई तो नहीं हो रही, वो एचआर डिवीजन होता है बेटा। डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज, पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं बेटा, पूरी कंपनी के कितने डिविजन्स हैं और अकॉर्डिंग टू डेम, और उन डिविजन्स के अकॉर्डिंग उनकी मेजर एक्टिविटी क्या है, कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। सबकी एक्टिविटी है ना बेटा, अगर किसी की कोई एक्टिविटी नहीं फिर हम उसको रखेंगे ही क्यों? हम कोई ऐसा काम करते हैं, हम किसी ऐसे बंदे को सैलरी देते हैं जो कुछ काम ही नहीं करता। भाई सैलरी तो उसी को देंगे ना जो एटलीस्ट आके कुछ काम करेगा। अब डिविजन से एक बार आप माइंड में ना डिवीजन सेट करो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से डिवीजन है, हमने पिछले क्लास में भी डिविजन्स बताई हैं बेटा। डिविजन्स कौन कौन सी होती हैं बेटा? आप स्टार्ट करो, फ्रॉम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सामान आएगा बेटा, सामान जो हमारे गुड्स आते हैं बेटा, गुड्स कौन मंगवाता है बेटा? बेटा सबसे पहले गुड्स मंगवाता है परचेज डिवीजन। परचेज अगर ऑर्डर नहीं करेगा तो बेटा सामान कहां से आएगा, गुड्स कहां से आएगा? तो पहला डिवीजन हो गया बेटा परचेज डिवीजन। अब जब ये गुड्स आ गए तो बेटा गुड्स जाएंगे प्रोडक्शन के लिए। बेटा दूसरा डिवीजन कौन सा हो गया? प्रोडक्शन डिवीजन। ठीक है, अब गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। अब सपोज मैं इसका पेन का एग्जांपल हर बार लेता हूं, यही लेता हूं बेटा कॉमन एग्जांपल। पहले मैंने इसके पेन बनाने के लिए बेटा पहले मैंने इसका रॉ मटेरियल मंगवाया, कैप मंगवाई, बॉडी मंगवाई, निब मंगवाई, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें, इसका बैक अलग से आता है वो मंगवाया। फिर इसके अंदर ये रिफिल है इसकी, ये मंगवाई, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का एक ये यहाँ पे इसको टाइट जहाँ से करते हैं ये मंगवाया। तो बेटा ये सारा सामान परचेज डिवीजन ने मंगवा दिया, गुड्स के थ्रू प्रोडक्शन डिवीजन के पास आ गया। भाई परचेज ने मंगवा दिया, परचेज ने क्या करना है? परचेज वाला उठा के कहाँ भेज देगा? जहाँ पे पेन बनना है। वो डिवीजन कौन से बेटा? प्रोडक्शन डिवीजन हो गई। वो प्रोडक्शन डिवीजन है भाई, वही तो सामान बनाएंगे ना। अब जब प्रोडक्शन डिवीजन ने पेन बना दिया तो वो प्रोडक्शन डिवीजन वाले सामान को कहां भेज देंगे? ये बेटा नाम मोबाइल नंबर आपको पता ही है। प्रोडक्शन डिवीजन वाले बेटा सामान को कहां भेज देंगे? प्रोडक्शन, मैं इसको फिर से ढंग से बनाता हूं। सबसे पहले बेटा गुड्स आते हैं, ठीक है। गुड्स कौन लाएगा बेटा? परचेज डिपार्टमेंट। गुड्स परचेज किए, ठीक है। परचेज ने परचेज गुड्स करके कहां भेज दे बेटा? प्रोडक्शन में। ठीक है, अब प्रोडक्शन भी हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद जो अब ये गुड्स रेडी हो गए, अब ये गुड्स पैक होके कहां रख देंगे बेटा? प्रोक्योर कर देंगे इनको बेटा, वेयर हाउस में रख देंगे। वेयर हाउस में रख देंगे। सर वेयर हाउस क्या होते हैं बेटा? वेयर हाउस भी एक डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, जो बेटा इसकी देखभाल करता है कि ये बन तो गया है। अब सपोज इसको कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां पे खराब हो जाएगा। अब सपोज जैसे इसकी जो ये है, जो इसकी रिफिल है, ये धूप में खराब हो जाती है, और आपने बना के पैक करके वहां रख दिया जहां पे बहुत धूप आती है, तो बेटा खराब हो जाएगा, क्या फायदा? तो बेटा इसका रख रखाव करना, इसको ठीक से रखना, प्रोक्योरमेंट होता है बेटा, उसको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये तीसरा डिवीजन हो गया। अब यहां सामान रखा रहेगा। अब कंपनी के पास कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर से हमने ये हो गया हमारा सेल, हमने इसको सेल्स कर दिया, सेल कर दिया। अब बेटा कोई सेल का भी तो कोई ऑर्डर लेके आया होगा ना, तो वो कौन होगा? वो बेटा सेल्स डिपार्टमेंट होगा। सेल्स डिपार्टमेंट वाले ऑर्डर लेके आएंगे ना बेटा, ऑर्डर ले आएंगे। फिर बेटा एक और डिपार्टमेंट यहाँ पे होता है डिस्पैच, या सेल्स में आप चलो एक अलग से मत जोड़ो, सेल्स के साथ डिस्पैच। डिस्पैच मतलब बेटा हमने सामान भेज दिया, चला गया ना सामान, सेल हो गया। अब बेटा उसके बाद इसके अकाउंट्स, अकाउंट्स का काम तो बेटा ओवरऑल यहां से भी शुरू हो जाता है और यहां तक चलता भी रहता है, क्योंकि अकाउंट्स तो बेटा उसका हिसाब भी रखेगा, क्या परचेज किया, क्या प्रोडक्शन हुआ, कितना वेयर हाउस में, क्या सेल्स हुई, क्या फिर उसके आगे हुआ।
बट जनरली मैं आपको एक वैसे समझा रहा हूं कि बेटा कैसे काम होगा। फिर बेटा अकाउंट्स क्या करेगा, इन सबको रिकॉर्ड करेगा, भाई क्या क्या ट्रांजेक्शन। तो कितने बेटा यहाँ पे डिवीजन हो गए, परचेज डिवीजन हो गया, प्रोडक्शन डिवीजन हो गया, वेयर हाउस डिवीजन हो गया, सेल्स डिवीजन हो गया, अकाउंट्स डिवीजन हो गया। फिर एचआर डिवीजन, बेटा नॉर्मली एचआर डिवीजन काम करता है। एचआर डिवीजन किस लिए काम करता है बेटा, एचआर डिवीजन एचआर ध्यान रखता है बेटा, एक तो एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। सुना होगा ना आपने कि आपके जब फादर या कोई और आपका दोस्त वगैरह या कोई आपके और कोई जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एचआर राउंड होता है, पहले एचआर पहले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बेटा। तो एचआर होता है, उसमें एक एचआर डिवीजन होता है बेटा ऐसे, ठीक है। फिर बेटा अब इसके सेल्स, इसके बाद बेटा मार्केटिंग डिवीजन होता है। मार्केटिंग में बेटा ये देखता है, मार्केटिंग बड़ा डिवीजन है, मार्केटिंग के अंदर सेल्स आ जाता है और एडवर्टीजमेंट आ जाती है कि भाई सेल्स कौन देखेगा और हमारे प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट कौन करेगा। बेटा अगर सिर्फ आप प्रोडक्ट बना बना के रख लो, आप उसकी एडवर्टीजमेंट मत करो, उसको टीवी पे मत दिखाओ, तो पता किसको चलेगा कि आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। समझ आ रहा है? जी सर आ रहा है, ठीक है बेटा। ये इतनी सारी डिविजन्स हो गई, इसको लिखा रहने देते हैं। 1 2 3 4 5, आगे भी और बहुत सारी डिविजन्स होती हैं बेटा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसी से है बेटा। अब पढ़ते हैं बेटा फिर से एक बार डेफिनेशन। इट रेफर टू द डिवीजन, ये सारी, ऑफ द होल एंटरप्राइज। बेटा सब कोई एक कंपनी के अंडर ही तो आते हैं। इस कंपनी का नाम है एस कंपनी। भाई ए कंपनी की इतनी सारी डिवीजन है, मेन कंपनी का नाम है ए कंपनी, उसकी सारी डिवीजन है, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटी, अब इनकी मेजर एक्टिविटी क्या है, परचेज की परचेज है, प्रोडक्शन की प्रोडक्शन, वेयर हाउस की वेयर हाउस, अकाउंट्स की अकाउंट, सेल्स की बेटा सारी मेजर एक्टिविटी है ना। इनमें से अगर एक भी एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या बिजनेस चल सकता है? आप सामान मत मंगाओ, क्या ये आगे कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप सामान करो, सामान मंगा लो, प्रोडक्शन मत करो, क्या ये और कुछ कर सकते हैं? प्रोडक्शन नहीं होगी तो आप उसको ढंग से रखो मत, सामान बना के ढंग से नहीं रखोगे खराब हो जाएगा, क्या फायदा। आप बेटा सेल ही मत करो, सामान बना के रख लो, ढंग से भी रख लो, सेल ही नहीं होगी तो क्या फायदा। आप उसका हिसाब किताब मत रखो, क्या पता चलेगा प्रॉफिट क्या लॉस हो। तो बेटा सारी डिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है ना, और सबकी मेजर एक्टिविटी, सबकी अलग अलग मेजर एक्टिविटी है, ठीक है, टू बी परफॉर्म बाय इट। समझ आया बेटा मीनिंग? तो बेटा डिवीजन अगर आपको क्लियर है, आप अगर ये सोच पा रहे हो, आप ये दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हो कि एक्चुअल में बिजनेस में काम कैसे होता है, अगर ये सोच पा रहे हो तो फिर बेटा इस डेफिनेशन में एडवांटेज में बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बेटा। कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा सारा, अगर आपको समझ आ जाएगा तो। मेरी बेटा प्रायोरिटी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ आए। हिंदी की इंग्लिश आई नो आप कर लोगे, ठीक है बेटा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैं और थोड़ी यहीं पे बात करता हूं तो ये एडवांटेज और क्लियर हो जाएंगे बेटा। अच्छा अब यहाँ पे स्पेशलाइज में आते हैं बेटा, प्रोडक्शन में लेते हैं बेटा, प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब प्रोडक्शन में जो करता है बंदा, आप अगर आप अपनी कंपनी में किसी को रखोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो किसको रखोगे? जो अकाउंट्स जानता हो उसको रखोगे, जो प्रोडक्शन जानता है उसको रखोगे? जो प्रोडक्शन जानता है उसी को तो रखोगे ना। अकाउंट्स वाले को तो अकाउंट्स में रखोगे, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन में रखोगे। अब बेटा वो काम ही प्रोडक्शन का करता है, वो उठते जागते सोते हर टाइम उसको से उसके माइंड में सिर्फ प्रोडक्शन होता है, तो बेटा वो अपने एरिया का स्पेशलाइज हो गया नहीं हो गया? स्पेशलाइज्ड हो गया ना। अब उसको आप कुछ भी पूछ लो, उसको प्रोडक्शन का ऐसे टिप्स पे याद होगा, कुछ भी पूछ लो उससे ऐसे याद होगा उसको। अब ऐसे ही आप अकाउंट्स वाले से पूछ लो, उसको अपने अकाउंट्स को सब कुछ याद होगा। उससे कोई भी फॉर्मूला पूछ लो अकाउंट्स को, उससे पूछ लो बैलेंस शीट कैसे बनती है उसको पता होगा। या ऐसे फाइनेंस वाले से पूछ लो कि भाई कितना पैसा है। सेल्स वाले से पूछ लो भाई तेरे पास कौन कौन सी पार्टीज के ऑर्डर आए हुए हैं, कौन कौन सी पार्टी से तू कोऑर्डिनेट करता है, जिनसे तू ऑर्डर लेके आता है, तू वो बता। तो वो सेल्स वाले को वो पता होगा भाई इसका काम ये नहीं कर सकता, इसका काम ये नहीं कर सकता, ये आपस में किसी का काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। अब एक चीज बताओ, इन सब के मैनेजर हैं भाई, परचेज मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वेयर हाउस मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, अकाउंट्स मैनेजर होगा, है ना, होगा ना ऐसे। तो बेटा अब सबके अपने अपने एटीट्यूड हैं। अब किसी का सॉफ्ट एटीट्यूड है तो बेटा दूसरों से कोऑर्डिनेशन करेगा तो ऐसे चुटकी में कर लेगा। अब कोई सपोज कोई ऐसा बंदा आके बैठ गया मैनेजर जिसमें बहुत एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड बेटा ऐसा है कि वो किसी से बात करके खुश नहीं है, तो बेटा जब वो सपोज कोई प्रोडक्शन वाला ऐसा आके बैठ गया वो इनसे बात करके खुश नहीं है, परचेज वाले ने इसको फोन करा, भाई तेरा इतना सामान मैंने तुझे भेजा था, क्या तेरा सारा सामान बन गया तो मैं और सामान मंगवा दूं? इसने कहा बाद में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूं। अब इसका एटीट्यूड ऐसा है, बात नहीं कर रहा, तो बेटा ये इसने बताया नहीं तो इसने सोचा चल रखा होगा तो इसलिए नहीं बता रहा, तो इसने बेटा सामान ऑर्डर नहीं करा। अब जब सामान एकदम से खत्म होगा तो ये फोन करेगा, हाँ भाई तूने सामान मंगवा दिया, तो ये कहेगा यार मैंने जब तुझसे फोन करके पूछा तब तो तूने मुझे बताया नहीं,
देखा इसका क्या मतलब है, ये तो तुझे पता होना चाहिए, तो तेरी ड्यूटी है। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया ना। यहाँ पे अगर इसके बंदे में इसमें एटीट्यूड नहीं होता, ये आराम से इससे बात करता, तो क्या प्रॉब्लम आती। अब जब तक वो सामान मंगवाएगा प्रोडक्शन बंद रहेगी, उस टाइम सेल्स भी नहीं होगी, अकाउंट्स वाले भी खाली बैठेंगे, फ्री फोकट की सैलरी देंगे ना बेटा उनको। तो किसकी गलती है, सिर्फ इस प्रोडक्शन वाले मैनेजर की। और सफर कौन कर रहा है बेटा, सारे डिपार्टमेंट सफर कर रहे हैं। समझ आया। इनका सबका अच्छा होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब ये सारे इतने पर्सनल बंदे हैं। अब ये प्रोडक्शन वाला तो एटीट्यूड वाला है। अब ये घर से आ रहा था, सुबह सुबह इसकी बीवी से इसकी लड़ाई भी हो गई। अब इसका आज मूड खराब है, आज कोई काम करेगा, आज कोई काम नहीं करेगा। आज अपने एम्प्लॉयज जो इसके अंडर काम करते हैं उनको सुनाएगा, आपस वालों से बात नहीं करेगा। तो इसका मन है, ठीक है। दूसरी बात ये प्रोडक्शन, मैं इस प्रोडक्शन वाले को ही पकड़ के चलता हूँ। प्रोडक्शन वाले का क्या है, इसको ना इसके, अब जैसे इसके बेटे ने कहा पापा आपकी कंपनी में तो पेन बनते हैं, ऐसा कर लो मेरे लिए भी पेन ला दो, 10-15 पैकेट ले आना। तो ये क्या करेगा, तो भाई जब बनाता है तो ये लेके जा, ये इसने बनाया और जेब में डाल लिया और लेके चल दिया, अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसका लॉस किसका हुआ भाई, कंपनी ने जब परचेज करा तो पैसे किसने दिए, कंपनी ने पे करे ना, बट नुकसान किसका हुआ, कंपनी को। तो बेटा इनका स्पेशलाइज्ड होना और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया। अब बेटा एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये सब स्पेशलाइज्ड है बेटा, अपने अपने एरिया के, अपने अपने एरिया के सब स्पेशलाइज्ड हो। तो बेटा जब ये स्पेशलाइज्ड होंगे तो इसका बेनिफिट भी किसको जाएगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा। ओके बेटा ये पॉइंट अब जल्दी भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने इतना टाइम लगा दिया, तो अब आपको इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब स्पेशलाइज्ड है बेटा, सबको बेनिफिट होगा। किसको बेनिफिट होगा बेटा, मेनली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। बेटा कोऑर्डिनेशन इन एस्टैब्लिश्ड, बेटा जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जब ये सारे इतने पढ़े लिखे बंदे हैं, सारे अपने अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अगर कोऑर्डिनेशन इनमें अपने आप अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मित्रों बताओ, हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा इनका कोऑर्डिनेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, एफिशिएंसी बेटा जब सारे स्पेशलाइज्ड हैं, जब सबको सबका पता है, अगर सपोज कोई नया बंदा भी आता है, नया भर्ती होता है, तो बेटा उसमें क्या होगा, वो अपने आप बताएंगे कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, सबको सबका काम पता है, तो बेटा चुटकियों में काम हो जाएंगे। और अगर कोई नया नया बंदा आके सीख रहा है तो बेटा वो एरिया उसका इतना स्पेशलाइज हो जाएगा। एक सेकंड बच्चा, आपने 15 मिनट्स बोला था। ठीक है बेटा हो जाएगा। ओके मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, बेटा सब अपना काम जानते हैं, सब अपना काम जानते हैं बेटा, सबको पता है। तो बेटा जब इनको पता है कि ये प्रोसेस चलनी है, यहाँ से यहाँ सामान आएगा, यहाँ से यहाँ सामान, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, बेटा इनको अपना प्रोसेस पता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें बेटा। डुप्लीकेशन का तो कोई चांस ही नहीं है बेटा, एक काम एक ही बार होगा सब। भाई कोई भी जब स्पेशलाइज बंदा है, जब मुझे पता है कि मेरा काम मुझे कैसे करना है, तो मेरे उस काम में गलती करने के एरर तो कम हो जाएंगे ना, गलती करने के एरर तो अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है जी। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, बेटा ट्रेनिंग देना ना टाइम टाइम पे बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग ये किस किस को देते हैं भाई, जब सपोज ये परचेज वाला बंदा है, इसको असिस्टेंट चाहिए, या प्रोडक्शन को लो, हम तो प्रोडक्शन की बात करेंगे। भाई प्रोडक्शन में कोई नया बंदा आया, प्रोडक्शन के अंडर जो मैनेजर है उसके अंडर कोई नया बंदा आया, तो ये अपने लोगों को, अपने जब ये खुद इतने स्पेशलाइज्ड हैं, ये अपने लोगों को भी तो बेटा ट्रेनिंग देके चलते हैं। जब ट्रेनिंग देके तो बेटा उसकी भी एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ओके ओके सर। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, अब बेटा कंपनी का ये काम है कि ये सबको इक्वल वेटेज दे, किसी को भी ये ना सोचे कि तुम तो कुछ करते ही नहीं। बेटा कंपनी में क्या होता है ना, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताऊं, हम बेटा जब जॉब करते हैं ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके, तो बेटा हमको ना खर्चे वाला वो समझा जाता है। सर कैसे बेटा, ये समझा जाता है क्योंकि देखो हम कोई कंपनी में तो कोई काम कर नहीं रहे ना, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनी को उससे फायदा नहीं हो रहा, ना हम सेल्स कर रहे हैं, कंपनी को उससे फायदा, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस उनका हिसाब किताब रख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। सर ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये ही नहीं रखोगे तो बेटा पता ही नहीं चलेगा क्या काम हो रहा है। बट हम एज अ कंपनी को कुछ करके नहीं दे रहे, हम कंपनी को पैसे ला के नहीं दे रहे, तो बेटा हमें ना एज अ एक्सपेंस समझा जाता है कि ये तो कंपनी का एक्सपेंस है। तो कई कंपनियों में अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई खास बातचीत करी भी नहीं जाती, वो बेचारे कोने में बैठे रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जब कुछ चेक वेक चाहिए होता है, कहीं से पैसे आते हो तो फटाफट उनको फोन करके पूछते हैं कि उस क्लाइंट ने पैसे दे दिए नहीं दे दिए, तो वो भी तो अकाउंट्स वाले ही बता रहे हैं, है ना। तो कंपनी का काम बेटा सबको इक्वल वेटेज देनी चाहिए। ओके ओके सर।
ये तो है बेटा एडवांटेज। अब एडवांटेज याद कैसे करें सर, बड़ी मुश्किल लगी तो बेटा मैं बता देता हूँ। क्या बनाए इसका, बेटा ये बोल सकते हो बेटा बेनिफिट होता है कोऑर्डिनेशन का, बेनिफिट होता है कोऑर्डिनेशन का अगर मैनेजर मिनिमल या इक्वल ट्रेनिंग दे तो। बेनिफिट हो सकता है बेटा कोऑर्डिनेशन का अगर मैनेजर मिनिमल या इक्वल ट्रेनिंग दे तो। समझ आया? फिर बोल दूं, बेनिफिट होता है बेटा कोऑर्डिनेशन का अगर मैनेजर मिनिमम या इक्वल ट्रेनिंग दे तो। ठीक है, ओके बेटा। फिर डिसएडवांटेज, एडवांटेज का उल्टा बेटा डिसएडवांटेज होता है। क्या करेंगे बेटा, जब इसका मूड खराब होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कंपनी का बेनिफिट क्या है, फिर ये सबका बेटा वो करता है। ठीक है बेटा, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सेकंड है बेटा डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इसका दिमाग खराब है, किसी से बात करके राजी नहीं है, इसका दिमाग खराब है, किसी से बात करके राजी नहीं। तो बेटा डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो गया ना, डिफिकल्टी आ गई इनको बेटा इधर इधर। ये जब ये किसी से कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर रहा तो बेटा इसको और इसको तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका मेन काम या तो इससे होता है या फिर इससे होता है, तो इन दोनों को बेटा बहुत दिक्कत आएगी, तो डिफिकल्टी आएगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, सब जब अलग अलग सोच के चलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब होता है बेटा, जब सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट एक जगह से हटके दूसरी जगह चला जाता है बेटा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने आप आ जाएंगे जब ये सोचेगा कि सब मेरी तारीफ करें या सारा का सारा सामान मुझे मिल जाए, मतलब जो भी हो कंपनी सबसे ज्यादा सैलरी मुझे दे, मैं क्योंकि प्रोडक्शन तो मैं करता हूँ। अगर इसको सैलरी देने लग जाएंगे तो फिर ये कहेगा भाई काम तो मैं भी कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट तो मैं ही करता हूँ, तो बेटा इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। नुकसान किसको होगा बेटा, कंपनी को नुकसान होगा। ओके, फिर बेटा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। अब जब ये तीन प्रॉब्लम आएंगी कि इग्नोरेंस करेंगे ऑब्जेक्टिव का, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो बेटा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगी। मतलब जो एक्चुअल में डेवलपमेंट होनी चाहिए कंपनी में, जो प्रॉफिट अचीव होने चाहिए, तो बेटा वो नहीं होंगे ना, उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो एट द एंड नुकसान किसको होगा, कंपनी को, इन सब की वजह से। ये थे बेटा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। अब एक पॉइंट और है, फिर ये वाली यूनिट भी खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टार्ट करेंगे। अभी इसको रब करके वो स्टार्ट बेटा। अभी हमने पढ़ा था बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर और अब पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या था बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरा पेन कहाँ गया, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है मेरे लिए ना, दूसरा पेन कहाँ गया मेरा बेटा। फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही काम करती है, सिर्फ ये पेन बनाती है। ठीक है, अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन के भी ना दो डिवीजन है सर। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन रेड पेन बनाती है, एक ब्लैक पेन बनाती है, एक फिर डस्टर बनाती है, ठीक है, एक फिर ये बना देती है। ठीक है, अब मैं अपनी सारी चीज़ें दिखा दूंगा आपको भी। ठीक है, एक फिर ये भी बना देती है, शेकर। ओके, तो मतलब कंपनी एक है पर चीज़ें बहुत सारी बनाती है और सबके प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं। समझ आया क्या बोला मैंने? पेन, फिर वो दिखाया, जार दिखाया, फिर आपको मैंने शेकर दिखाया, फिर डस्टर दिखाया। तो एक कंपनी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। ओके, तो सबके डिविजन्स अलग अलग हैं। अब एक चीज़ बताओ, जब ये पेन बन रहा है तो इस पेन के परचेज डिवीज़न होगा, इसका प्रोडक्शन डिवीज़न होगा, या फिर चलो मैं डिपार्टमेंट बोलता हूँ, डिवीज़न तो ये हो गया अलग अलग सबके डिवीज़न। इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इसका वेयर हाउस डिपार्टमेंट होगा, इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, यानी हर प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट। सर ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाएंगे। हाँ बेटे हाँ, कंपनी भी तो कितनी बड़ी होगी ना भाई, करोड़ों अरबों में बिकता है ये, इसकी सेल इतनी है तो उसके हिसाब से अब एम्प्लॉय भी रख लो। फिर दूसरे पेन की सेल इतनी सारी है तो उसके डिवीजन अलग है। वो डिवीजन सिर्फ अपने रेड पेन का काम करेगी, इसकी डिवीजन सिर्फ अपने ब्लैक पेन का काम करेगी। कंपनी एक ही होगी, एज अ होल उसको देखेंगे, फिर सारे प्रोडक्ट्स को मिला के कंपनी का प्रॉफिट देख लेंगे। या फिर बेटा इस समय ये भी तो बेनिफिट है ना, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा ब्लैक पेन में ज्यादा मार्जिन आ रहा है, ब्लैक पेन में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है रेड पेन में, या डस्टर में ज्यादा हो रहा है, जार में ज्यादा हो रहा है, शेकर में ज्यादा हो रहा है। भाई जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा उसी को तो हम आगे और ज्यादा प्रमोट करेंगे और ज्यादा एडवर्टाइज करके उससे तो और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। समझ आया? अब इन सबके अलग अलग हेड हों, इनके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, इसका प्रोडक्शन होगा, उसका प्रोडक्शन होगा, फिर उसका प्रोडक्शन होगा। जितने प्रोडक्ट उतने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने प्रोडक्ट उतने परचेज डिपार्टमेंट, जितने प्रोडक्ट उतने अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जितने प्रोडक्ट उतने सेल्स डिपार्टमेंट। समझ आया? ठीक है बेटा, ये तो है। अब देख लेते हैं बेटा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। बेटा
अब अगर ऐसे अगर स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखनी है अब हमें। ठीक है बेटा, पहले एडवांटेज देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिवीजन हेड। अब इतनी सारे डिविजन्स हैं और पता है बेटा ऐसे जब डिविजन्स होते हैं ना तो डिवीजन सारे इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। सर इंडिपेंडेंटली मतलब कैसे कि मतलब आज़ाद होके काम करती हैं? हाँ बेटे आज़ाद होके काम करती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह आज़ाद होके, कि किसी के दबाव में आके काम नहीं करते। अब सपोज जैसे कि ये रेड पेन है, ओह ये तो मैंने ब्लैक से ही लिख दिया रेड पेन को, मैं रेड से ही लिखता हूँ। ठीक है, ये रेड है ओके, और ये ब्लैक है ओके। अब इसका भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा और इसका भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, ये इन दोनों के अकाउंट्स डिपार्टमेंट होंगे। क्या इसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसके अकाउंट डिपार्टमेंट से दब के काम करेगा? क्या इसका जो हेड बोलेगा ये रेड वाला वही जो इसका हेड होगा, क्या ये वही काम करेगा? इंडिपेंडेंसी का मतलब यही होता है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपना अलग काम करेगा, वो अपना अलग काम करेगा। ठीक है, सबके अपने अलग अलग काम होंगे। ओके ओके, तो बेटा इंडिपेंडेंट समझ आया। तो डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड, अब ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, ये अपने डिसीजन खुद ले रहा है, ये अपने डिसीजन खुद ले रहा है। ठीक है, तो बेटा जो इनकी डेवलपमेंट है, जो इनको काम करने का तरीका है, जो इनको जो नई नई चीजें सोचने का तरीका है, इनका दिमाग अपने सिर्फ ये ब्लैक पेन का स्पेशलाइज्ड डिविजनल हेड है या अकाउंट्स मैनेजर है, तो उसके हिसाब से बेटा आपको लगता नहीं कि अगर सिर्फ ये ब्लैक पेन ही बना रहा है, ब्लैक पेन में कॉन्सेंट्रेट करे जा रहा है, तो बेटा इसकी डेवलपमेंट होगी। जो इसका जो हेड है, जो इसका मैनेजर है, उसको उस चीज में है वो होगी। अब अगर आप इससे पूछ लोगे रेड पेन में क्या है तो इसको थोड़ी पता होगा, बट इससे आप ब्लैक का कुछ भी पूछो इसको पता होगा, इसको सब कुछ पता होगा। तो इसकी डेवलपमेंट अपने हेड में ज्यादा अच्छी होगी। अब बेटा फिर उसके बाद डिविजनल रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि भाई रेड में ज्यादा पैसे आ रहे हैं या ब्लैक ज्यादा कमा रहा है। अगर ब्लैक ज्यादा कमा रहा होगा तो ब्लैक में हम एडवर्टीजमेंट हम ज्यादा करेंगे, हम इसको टीवी पे दिखाना शुरू कर देंगे। इसको हम टीवी पे दिखाते हैं तो हम इसको टीवी से हटा के हम इसको रेडियो पे ले आएंगे कि भाई तो टीवी में तो भाई बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं एडवर्टीजमेंट में, अब तेरे एडवर्टीजमेंट हम रेडियो से करेंगे। और पहले हम इसके पहले रेडियो से करते थे, अब कहेंगे डे भाई तो तू ज्यादा सेल कर रहा है, तेरा रेडियो से हटा के हम तेरी एडवर्टीजमेंट टीवी पे करेंगे। ठीक है, जब इनके प्रॉफिट देखेंगे तभी तो ये सब काम करेंगे। हम इनके प्रॉफिट एक्सेस कर सकते हैं कि रेड में कितना प्रॉफिट आ रहा है, रेड मार्कर बेचते हैं तो ब्लैक पेन बेचते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट आता है। ठीक है जी, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इसको ये जो अकाउंट्स हेड है यहाँ का, ये अकाउंट्स मैनेजर है यहाँ पे, इसको अपने ब्लैक उसमें ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने ब्लैक डिवीजन में ये अकाउंट्स मैनेजर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इसको किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेने, इसको किसी के दबाव में काम नहीं करना। तो जब दबाव में काम नहीं करना तो बेटा डिसीजन में जब किसी ने तो बेटा क्विक डिसीजन हो जाएंगे अपने आप ही। जब किसी से पूछ के कुछ नहीं करना तो डिसीजन बेटा इसके चुटकी में ले लेगा, ये सोचेगा अच्छा ये सब कुछ तो मुझे ही करना है तो मैं ऐसे करूंगा, और डिसीजन बेटा क्विक हो जाएंगे। और क्विक वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बुरे भी हो सकते हैं। क्या पता कोई ज़्यादा एटीट्यूड वाला हो, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि प्रोडक्शन मैनेजर बड़ा एटीट्यूड वाला था तो दूसरों को दिक्कत कर रहा था, वो यहाँ भी हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ भी ऐसे हो सकता है, इस पर्टिकुलर हेड के और भी तो डिपार्टमेंट होंगे तो वहाँ पे उनमें दिक्कत हो सकती है। इजी एक्सपेंशन का मतलब है बेटा अब आपका रेड और ब्लैक है, आपने कहा जी हम ग्रीन भी बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पर इन सबके अलग अलग हेड नहीं होते, आपका एक ही हेड होता। अब अगर सपोज एक हेड होता तो उस एक हेड वाले के पास ऑलरेडी ब्लैक वाले पेन का काम था और रेड वाले पेन का काम था। अब आप उसको बोल दो अब तुझे ग्रीन का भी करना है, कहेगा मैं ऐसे सर पकड़ लेगा, माफ करो मैं नहीं कर सकता इतना काम, किसी और को रख लो, मैं कर ही नहीं सकता। बट यहाँ पे क्या है बेटा, हमने तो सबके अलग अलग रखे हुए हैं। हम ग्रीन का एक अकाउंट्स मैनेजर नया ले आएंगे जी, बिल्कुल नया ले आएंगे, पैसा लगा देंगे, सैलरी दे देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, हम नया ले आएंगे। तो बेटा एक्सपेंशन ईजी है ना भाई। ग्रीन का जब नया हम सोचेंगे तो बेटा ग्रीन के लिए पैसे भी नए लगाएंगे, उनके हेड भी अलग होंगे। जब उसके हेड अलग होंगे तो एक्सपेंड जल्दी हो जाएगा, उसको एक्सपेंड होने में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर ये अकेला बंदा होता है यहाँ भी टाइम लगाता है, यहाँ भी, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। बट आपके लिए आपने इसके लिए स्पेसिफिक रख दिया तो ये जो बंदा होगा ये सारा टाइम अपना ग्रीन में ही लगाएगा, तो ये ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकता है, क्विक डिसीजन ले सकता है, फिर इन तीनों का रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं। फिर जब ये वाला नया बंदा आएगा तो इसकी ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा ग्रोथ इसकी इसमें हो जाएगी। समझ आया? ओके सर।
फिर बेटा डिसएडवांटेज, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड, कैसे हो सकता है? अब ये ब्लैक का अकाउंट्स मैनेजर है और रेड का अकाउंट्स मैनेजर है, इसकी सैलरी है बेटा 1 लाख रुपए, इसकी सैलरी है 90,000 रुपए, हो गई दिक्कत। ये क्या करेगा? ये रेड वाला मैनेजर सीधा बॉस के पास जाएगा, यहाँ पे इनका बॉस बैठा है, ये बॉस के जाके पास बैठ जाएगा, सर मैं काम नहीं कर रहा। कह रहा क्या हुआ? सर वो अकाउंट्स वाला मैनेजर जो मेरे जैसा काम करता है उसकी सैलरी तो आप दे रहे हो 1 लाख और मुझे दे रहे हो 90,000। वो कहेगा बेटा 10,000 की तो बात है, क्या हो गया 10,000 में? सर बात 10,000 की नहीं है सर, जब लेवल सेम है, काम सेम है, तो वाई आर पेडिंग हिम एक्स्ट्रा, उसको आप पैसे एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, मुझे बराबर पैसे क्यों नहीं दे रहे? समझे? तो बेटा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, ये अपना काम छोड़ के यहाँ जाएगा, यहाँ पता क्या पता जब इसके एब्सेंस में यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई, इसको पता नहीं चलेगा। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस, अब बेटा देख यहाँ पे भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब कोई लोअर लेवल का बंदा है, लोअर लेवल का कोई बंदा है, उसको ना ये नहीं, अब जैसे ये तो हम ये टॉप लेवल को पता है, लोअर लेवल के बंदे को पता ही नहीं कि क्या रेड है, क्या ग्रीन है, क्या ब्लैक है। अब सपोज जैसे कि इसकी ये कैप है, वैसे उसका तो रेड ही है, आप कोई भी, ये बॉडी है बेटा, ये जो इसकी बॉडी है, ये बॉडी बेटा सब में कॉमन है, रेड में भी यही बॉडी है, ब्लैक में भी यही बॉडी है। अब लोअर लेवल का बंदा आया, अब पता चलता है कि वो परचेज वाले ने खरीदा था रेड के लिए, जाके दे दिया ब्लैक में। अब ब्लैक वाले मैनेजर ने अपने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली कि ये तो मेरा सामान आ गया, तो बेटा बट होना यहाँ था और हो गया यहाँ पे एंट्री, क्योंकि सारे डिवीजन अलग अलग हैं सबके, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा जो काम यहाँ होना था वो यहाँ हो जाएगा। अब जब पता चलेगा बाद में इसको ठीक करेगा, फिर यहाँ करेगा, तो डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन हो सकती है बेटा, काम में दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। सेल्फिश एटीट्यूड, आपको पता है अब जैसे इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी सैलरी ज़्यादा है ना, तो इसका एटीट्यूड इससे तो वैसा होगा, फिर ये इसको देख देख के चलेगा, फिर ये अपने हिसाब से चीज़ें चलाएगा यहाँ पे। जब आप एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट बोल दिया, सैलरी का एग्जांपल छोड़ो, आपने जब यहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट बोल दिया, तो ये अपने हेड में अपने तरीके से काम नहीं करेगा, अपना दिमाग ज़्यादा चलाएगा। क्विक डिसीजन में मैंने बोला बेटा, क्विक डिसीजन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जब अपने हिसाब से सब कुछ करेगा तो बेटा डिसीजन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बेटा डिसीजन डिपेंड किस पे करते हैं? आपका कोई भी डिसीजन आप जब लेते हो तो बेटा आपके वो मानसिक संतुलन पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सोचते हो। जो जिस लेवल का सोचता है बेटा उसी लेवल के वो डिसीजन लेता है, जो जिस लेवल का सोचता है ना वो उसी लेवल की बातें करता है। आप अगर अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो उनकी बातें हमेशा पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी। अगर आप बेकार लोगों के साथ बैठोगे तो बेटा हमेशा वही बातें करेंगे, जो उनका 2-4 बातें हैं, गॉसिप्स के टॉपिक्स हैं, रूमर्स फैलाते हैं, वही बात करेंगे। तो बेटा डिपेंड करता है उसका एटीट्यूड कैसा। अगर इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बेटा ब्लैक वाला प्रॉफिट कमाएंगे, इसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो बेटा ब्लैक वाला डिवीजन को लॉस हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का बेटा यूनिट 2 भी खत्म हो गया, एक बस इसका लास्ट अब यूनिट 3 बचा हुआ है, उसको फर्दर बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बेटा फिर उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि एक क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है कि मैं उसको उसी में ख़त्म कर दूँ, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो बेटा फिर एक क्लास और बना दूंगा, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद बेटा आपका ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो जाएगा, फिर आपका एटलीस्ट आप ये समझ लो मैनेजमेंट का आपका ऑलमोस्ट 40% मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। फिर आपके 3 यूनिट बचेंगी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग। फिर बेटा आपके 3 यूनिट बचती हैं, उसमें बेटा आप कर लोगे कंट्रोलिंग, ठीक है बेटा। तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक बेटा आप सेफ रहो, सबका ख्याल रखो। क्लास कैसी लगी बेटा मुझे बताना, और अगर बेटा अच्छी लगी तो बेटा अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले, ठीक है बेटा। बाय।